उत्तर भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश कुमार। खबरों की शुरुआत करेंगे विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री के आह्वान पर आज से पूरे देश में तिरंगा यात्रा शुरू हो गई है। आपको बता दें, हर घर तिरंगा मुहिम 11 से 15 अगस्त तक रहेगी। तिरंगे के सम्मान में अपने सोशल मीडिया की डीपी भी तिरंगे की लगानी और घर पर तिरंगा लगाने की अपील की गई है। आज दिल्ली के कॉर्नर प्लेस से बीजेपी की तरफ से एक बड़ी बाइक और कार तिरंगा रैली निकाली गई। कई किलोमीटर तक चली बीजेपी युवा मोर्चा और बीजेपी की तिरंगा रैली में केंद्रीय नेता भी शामिल हुए। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने अपने बयान में कहा कि पीएम मोदी के इस अभियान को सफल बनाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयारी कर रही है। पूरा देश इस वक्त तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। हजारों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों से ये आजादी हमें मिली है। पर देश के हर गांव में नौजवान अपने हाथों में तिरंगा लेकर वंदे मातरम गाते हुए निकले हैं और ये राष्ट्रीय ध्वज केवल एक कपड़ा मात्र नहीं है, ये राष्ट्र के क्रांतिकारियों का प्रतीकात्मक है। पिछले 800 सालों के संघर्ष में जिस तरह देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के संघर्ष में अपने आप को न्यौछावर किया, उन सब के प्रति ये आदर का प्रतीक हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। और मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 15 अगस्त के कार्यक्रम को महज सरकारी कार्यक्रम ना बनते हुए इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने की जो शुरुआत की थी, उसमें ये एक बड़ा पुड़ाव कि आज हर गांव में देश के नौजवान हाथों में तिरंगा लेकर वंदे मातरम गाते हुए देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, भारत माता की जय, ये कहकर निकल रहे हैं और ये एक राष्ट्रीय पर्व बन गया है। इसके बाद हर घर पे तिरंगा और 14 तारीख को विभाजन विभीषिका, ये प्रधानमंत्री ने अद्भुत संयोग जोड़ा है। ये राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत देश के नौजवानों को आगे बढ़ाता हुआ, नौजवानों के मन में राष्ट्रभक्ति की भावना और ज्यादा बढ़ाता हुआ ये कार्य। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अब एक जन आंदोलन बन गया है। नई दिल्ली जिला की युवा मोर्चा ने आज तिरंगा रैली निकाली है, जिसमें शामिल होने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। तिरंगा हमारी आन बान शान है, स्वतंत्रता का प्रतीक है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि स्वतंत्रता का जश्न मनाते हुए अपने घर में तिरंगा जरूर फहराएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अब एक जन आंदोलन बन गया है। आज हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग भाई साहब के सानिध्य में और यहाँ पर नई दिल्ली जिला के युवा मोर्चा ने एक तिरंगा रैली निकाली है, जिसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त है। तिरंगा हमारी आन बान शान है, स्वतंत्रता का प्रतीक है। आप सबसे निवेदन करती हूँ कि स्वतंत्रता का जश्न मनाते हुए अपने घर में तिरंगा जरूर फहराएं। भारत माता की जय। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज एक घर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की, जिसके बाद आज बीजेपी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। आपको बता दें कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर घरों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगाना है। सीआई के जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय सफल दौरे के बाद राजनीतिक दलों ने अपनी राजनीतिक तैयारियों को शुरू कर दिया है और ऐसे में सभी दल के नेता लगातार विभिन्न इलाकों में जाकर जनता से मुलाकात कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हालिया जो जम्मू कश्मीर का दौरा रहा है, तो उस मुनासिबत से जो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से उम्मीद सी पैदा हो गई है। हालांकि यहाँ के सियासी जमातों के साथ साथ अब यहाँ के मुकामी लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पे इलेक्शन जो असेंबली इंतखाबात है वो होने चाहिए। जो पिछले कई सालों से यहाँ की असेंबली बहाल नहीं है, वो बहाल होनी चाहिए, ताकि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको अपने रिप्रेजेंटेशन मिल सके, जो असेंबली में उनकी हकीकी तौर पर तर्जुमानी कर सके। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कदावर लीडर, एक सीनियर लीडर, जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कई साल अगर सबसे बड़ी यहाँ पे सियासी जमात मानी जाएगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम सबसे पहले नंबर पे आता है। लेकिन जिस तरह से आप नेशनल कॉन्फ्रेंस काफी बदलाव आए हैं 2019 के बाद, पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मौक़िफ़ था ऑटोनॉमी, लेकिन जिस तरह से जो 2019 के बाद यहाँ पे सियासी सूरत हाल में काफी हद तक तब्दीली लाई गई है, उसके बाद ये शायद पहला इलेक्शन होगा असेंबली इंतखाबात। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड क्या रहेगा? सर, आपका खैर मकदम है, आप बताएं, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी
सियासी जमात है जम्मू कश्मीर की, अगर तवारीख पे नजर डाली जाए तो सबसे बड़ी जमात है। लेकिन 2019 के बाद यहाँ पे कुछ ऐसे तब्दीलियां लाई गई है जो यहाँ की मुकामी सियासी जमातें थी उनमें काफी हद तक इंतशार भी पैदा हुआ, नाराजगी भी पैदा हुई। लेकिन अब अगरचे असेंबली इंतखाबात यहाँ पे होने जा रहे हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड क्या रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अच्छा सवाल किया। सबसे ज्यादा कुर्बानी अगर 47 से आज तक दी है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी है। 96 में जब यहाँ पे इलेक्शन हुए, असेंबली इलेक्शन, सबसे ज्यादा कुर्बानी जो वर्करों की दी है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी है। वही जो बंदूक के शिकार वही हुए हैं और सबसे ज्यादा खैर का जो रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ के लोगों की, शेख अब्दुल्ला से लेके शेख साहब से लेके आज तक। और वही कयादत जो है आज भी मजबूत है और वो टूटी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वो वाहिद कयादत है जिसमें कोई एमएलए भागा नहीं, जिसमें कोई लीडर भागा नहीं और आज भी मजबूत कयादत है। और वो पूरे जो ग्राउंड में है पूरे लोगों के साथ जुड़ी है, उनके जो एमएलए हैं, उनके जो वर्करान हैं, पूरे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और आपने देखा भी खुद जब पार्लियामेंट इलेक्शन भी हुआ 10 साल के, मतलब कुछ 8-9 साल के बाद, वक्त के बाद 5 साल के बाद हुआ, तो उसमें आपने देखा कि ग्राउंड में कितनी मजबूत नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और हम चाहते हैं कि अभी 10 साल होने को आए हैं असेंबली इलेक्शन को, हम चाहते हैं कि असेंबली इलेक्शन हो और आप खुद देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पे यहाँ हुकूमत बनाएगी और उनके जो एमएलए है वो सारे जीत के आएंगे। जमीनी सतह पर अगर देखा जाए तो लोग भी काफी डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे असेंबली इंतखाबात होने चाहिए। जिस तरह से लोकसभा इंतखाबात हो गए हैं, मुकम्मल हो गए हैं, लोगों ने जिस तरह से बढ़ चढ़ कर इंतखाबात में हिस्सा लिया, क्या तवक्का करते हैं कि जिस तरह से एक तरफ पीडीपी भी दावा कर रही है कि यहाँ पे वो सबसे बड़ी जमात है, कांग्रेस भी एक साइड है, बीजेपी का भी आप मजबूत यहाँ पे कैडर बन रहा है, आप क्या समझते हैं कि कॉम्पिटिशन किस हद तक होगा? कॉम्पिटिशन तो होगा, देखा है कि डॉक्टर फारूक साहब जो है प्रेसिडेंट साहब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने क्लियर बोला है कि हम कोई कोलेशन नहीं करेंगे किसी पार्टी के साथ, क्योंकि उनका अपना जो है ग्राउंड से जुड़े हैं, वर्करों के साथ बात करते हैं। उनका ये है कि जो ग्राउंड में इस टाइम मजबूत है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। उनको ये भी ग्राउंड से जुड़े हुए लोगों के साथ बात होती है, उनको पता है कि अगर इस मुसीबत से एक ही क़यादत तो निकाल सकती है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत है। और हम चाहते हैं कि हम अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़े, तो जो बाद में जो अगर फैसला होगा, क़यादत जो भी फैसला करेगी वो वर्करों को मंजूर होता है। लेकिन हम चाहेंगे कि इलेक्शन जल्दी हो। लोगों की बहुत सी मुश्किलात है हमारे हर एक इलाके में जहाँ पे हम जाते हैं, लोग यही चाहते हैं कि हमारा अपना मेंबर असेंबली हो, नुमाइंदा हो, जिसके पास हम जाए और छोटे छोटे काम वो सालों के। देखिए, उमर साहब का एक स्टेटमेंट आता है कि जब तक जम्मू कश्मीर यूटी है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। अगर हम उस पर बात करेंगे, फारूक अब्दुल्ला का अलग स्टैंड है, ये उमर साहब का अलग स्टैंड है, पार्टी इस जो दो स्टैंड है किस नजर से देखती है? उमर साहब ने पहले ही कहा था कि मैं यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, तो उसी पे कायम है अभी। लेकिन जब तंजीम का, जब पार्टी हाईकमांड का फैसला होता है तो उस टाइम उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि जब पार्टी क़यादत कोई फैसला लेगी तो वो तो सब पे लागू है। जब यहाँ पे कोई कैंडिडेट नामजद होगा तो हमें भी उसको मदद करनी है, हमें भी उनके लिए वोट ढूंढने जाना है, उसको मजबूत करना है, उसको कामयाब करना है। इसलिए पार्टी का जो भी फैसला होता है, वो जो बेसिक कारकुन होता है उसको मंजूर होना चाहिए। 35A और 370, क्या हम इसको माजी की बातें समझेंगे या नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी भी इस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड अभी भी मौजूद है? इसकी बहाली के लिए बात करेंगे अगर आप कल हुकूमत में आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड बराबर 35A और 370 पे बराबर है। और उन्होंने कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट जो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है, वहां पे भी गए। उन्होंने इंसाफ के लिए वहां पे भी उन्होंने कोशिश की कि हमें इंसाफ मिले। तो इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि अपनी बुनियाद पे वो हुकूमत में आए, उनके अपने एमएलए हो, मेजॉरिटी ज्यादा हो, ताकि वो इसका दिफा करे और इसको वापस लाने के लिए उनके पास अपना पावर हो ज्यादा से ज्यादा। झज्जर के गांव दुबलधन में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित जिला स्तरीय तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा सरकार में जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने शिरकत की। तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में पहुंचने पर जन स्वास्थ्य मंत्री का जिला प्रशासन और दुबलधन गांव के ग्रामीणों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। वहीं जन स्वास्थ्य मंत्री ने जिला प्रशासन की तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक प्रदेश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा।
हर घर तिरंगा जो प्रोग्राम है उसके तहत पूरे प्रदेश के अंदर सभी मंत्रियों की विधायकों की ड्यूटी लगी हुई है। 11 से 15 तक पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह के प्रोग्राम होंगे। और आज जज्जर जिले के गांव धनमाजरा में भी मैं आया और आज बारिश के मौसम के बावजूद भी लोगों में बच्चों में जो भारी जोश तिरंगा के प्रति है। और ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सोच है कि हमें अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि तिरंगा हमारे देश की शान और शान है। तो इसके लिए हमें हर प्रयास करने चाहिए, हर घर तिरंगा लगाना चाहिए और बच्चों को एक इंस्पिरेशन मिले कि हमारे तिरंगे के लिए, हमारे तिरंगे के आन बान और शान के लिए हमारे जो सैनिकों ने जो शहादत दी देश को आज़ाद कराने में, देश की रक्षा करने में, हम सब लोगों को भी उनकी शहादत आगे बढ़ाते हुए देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए सम्मान करते हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी मेयर सुनीता दयाल और नगरायुक्त विक्रमादित्य के बीच तल्खी सामने आई। मेयर ने नगर आयुक्त विक्रमादित्य पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने प्रेस वार्ता के जरिए कहा कि डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर इश्यू किया गया और जब मैंने इसका विरोध किया तो मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। अब देखने वाली बात होगी कि मेयर द्वारा नगर आयुक्त और निगम अधिकारियों पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप कितने सही साबित होते हैं और क्या मेयर सुनीता दयाल इस पूरे मामले की शिकायत शासन से करती हैं या फिर नहीं। उद्देश्य ये है, एक कंपनी को बहुत बड़ा फेवर किया गया। जब मैंने उसकी फाइल मंगाई, मेरे सहयोगी ने फाइल मांगी तो उसको नौकरी मेरे यहाँ से हटा दिया गया, मेरे से बिना बात करे। उसकी सैलरी काट दी गई, आधी कर दी गई और उसके बाद अलग अलग तरीके के घटिया लेटर लिख के सीधे मुझे ना पहुँचा के मीडिया में पहुँचाए गए, मुझे अपमानित किया गया। वो भी कोई बात नहीं थी। जब मैंने फाइल मंगाई तो उसमें बड़ा फ्रॉड मैंने पकड़ा। जो काम 15वीं की बैठक हुई थी 5 महीने पहले 30,000 में ठहरा था, तय हुआ था, उस काम को 61,500 रुपये पे दिया गया। जो काम 5 साल से ज़्यादा नहीं दे सकते थे, एक बार में 10 साल के लिए दिया गया। इतनी गाड़ियाँ लगाई गई, पूरी गाड़ियाँ चल नहीं रही हैं। सड़कों पे मैंने कहा था कि बिल्कुल अब स्वच्छता रहनी चाहिए जब हमारे पास इतनी गाड़ी हैं। और अभी तो छोटी गाड़ियों का मैंने हिसाब नहीं लिया है, जो छोटी वाली मिनी गाड़ी आई हैं उनका तो मैंने ध्यान ही नहीं, संज्ञान ही नहीं लिया है कहाँ है। और इस टेंडर के प्रस्ताव को फोर्जरी से पास कराया गया। जो हमारे संयुक्त नगर अधिकारी बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनका नाम उसमें रखा गया। और जब वो प्रस्ताव उनको एजेंडा पास किया गया तो उनके नाम उस पर साइन है, ना वो उपस्थित है, केवल नाम रख दिया गया उनका। मैम, नगर आयुक्त के पत्र में आपके पति द्वारा नाम लिया जा रहा है, वो क्या मामला है फाइलों को मंगाने का? वो जब उन्हें लगा कि मैं उनके काबू नहीं आ रही हूँ, गलत चीज़ में पकड़ चुकी हूँ, तो वो मुझे बैक बेंचर हो जाऊँ, इसलिए मेरे पति पर आक्रमण किया कि मेरे पति फाइल मंगाते हैं। मेरे पति का क्या मतलब? 40 साल से राजनीति कर रही हूँ, मेरे कार्यकर्ता तक मेरे पति की शक्ल नहीं जानते। बाकी तो बात दूसरी होती है। मैं घर में अपना OSD रखूँ, अपने सलाहकार रखूँ, वो मेरा पर्सनल विषय है। अब अगला किसके घर में कौन जाता है? और यहाँ तो फाइल ठेकेदार लेके घूमते हैं, यहाँ तो फाइल बाबू के बस्ते में रहती है, अपने साथ लेके चले जाते हैं। यहाँ की फाइलों की गंभीरता पे बात कर रहे हैं। मैं इतनी जिम्मेदार पोस्ट पे हूँ, मैं कहाँ ले जाऊँगी इन्हें? अगर मैंने अपने पास 15वीं का जो मैंने सैंक्शन किया था पेपर न रखा होता और अपने फाइल में न रखा होता, जिसमें मैंने पकड़ा है कि 30,000 का, उसमें 30,000 रुपये पे वो दिया गया कॉन्ट्रैक्ट, तो पता कैसे चलता इनके फ्रॉड का? मुझे ये पेपर रखे हैं तभी तो पता चला। ये 9 तारीख से ये सारे विषय आए हैं, 9 दिन के अंदर में सारा कुछ, हार्डली 9 दिन हुए। 9 दिन के अंदर उन्होंने सब कुछ, उन्होंने सोचा महिला है इस पे आक्रमण करूं, पति का नाम दूं। और ये उन्होंने पार्षदों के लिए भी कहा कि महिला पार्षदों के पति नहीं आएंगे, मतलब एंट्री नहीं करेंगे। अरे तो सख्ती करते हैं नगर निगम। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती द्वारा आज लखनऊ पार्टी प्रदेश कार्यालय में आयोजित
यूपी स्टेट पार्टी यूनिट के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की गई, जिसमें बीएसपी सुप्रीमो ने यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में पार्टी के बेहतर रिजल्ट को लेकर जमीनी तैयारियों की समीक्षा की। तो साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ऐलान किया कि भविष्य में राज्य के 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में उनकी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। मायावती ने लखनऊ में प्रदेश कार्यालय में पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों की समीक्षा बैठक में उपचुनाव लड़ने की घोषणा की। माननीय बहन जी ने भी कहा है और हम लोगों के कहना है कि सत्र जो 2-3 दिन पहले इन्होंने बंद कर दिया है दिल्ली पार्लियामेंट का, ये सत्र को तत्काल बुला करके और इसको लोकसभा में पास करा करके संविधान को बदल करके संशोधन करके संविधान के आर्टिकल को संशोधन करके और उसमें फिर से जो SC ST का सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कहा है उसको निरस्त किया जाना चाहिए। आज उपचुनाव को लेकर क्या बैठक में रहा? उपचुनाव को लेकर के बहुजन समाज पार्टी की बहुत मजबूत तैयारी है और जो ये बीजेपी कांग्रेस समाजवादी के लोग मिल करके जो SC ST का आरक्षण के वर्गीकरण करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग गांव स्तर तक अपने लोगों को इस बात को बताएंगे कि संविधान दिखाने वाले लोग आज संविधान की बात नहीं कर रहे हैं। मिर्जापुर और फूलपुर सीट पर क्या कैंडिडेट तय हो गए हैं? मजवा देखिए, अभी हमारे यहाँ प्रभारी बने हैं, अभी प्रभारी बनाए हैं। अमूमन देखा जाता है जो प्रभारी होता है वही प्रत्याशी भी होता है बसपा का। हाँ, वो जो प्रत्याशी घोषित किया जाएगा तो आप लोगों को जानकारी हो जाएगी। किसे प्रभारी बनाया गया है, कौन कौन सी नाम बता दीजिए दोनों का। नहीं, अभी तो सबका नहीं हुआ है और जो होगा तो वो घोषित किया जाएगा। मिर्जापुर और फूलपुर वाली बता दीजिए। मिर्जापुर पे हमारे एक पासी समाज के विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, 10 साल पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको प्रभारी बनाया गया है। क्या नाम है? अब नाम उनका जान लीजिए। मिर्जापुर बता दीजिए। मिर्जापुर संगठन को लेकर संगठन मजबूती से हमारा तैयारी करेगा और जो आपका 10 सीटों का चुनाव है उस चुनाव को मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। मुसलमानों को लेकर जिस तरीके से पिछले लोकसभा के चुनावों में प्रत्याशियों का चयन हुआ था, क्या उपचुनाव में भी कोई मुस्लिम प्रत्याशी हो सकता है? नहीं, निश्चित है, उसके लिए वो देखा जाएगा, जहाँ पर जो सूटेबल पड़ेगा उसको लड़ाया जाएगा। देखिए, एक सवाल और है कि जिस तरीके से पिछले चुनाव में जो बसपा का रिजल्ट रहा, जो परिणाम रहे, कहीं ना कहीं सरकार जो उत्तर प्रदेश की जनता थी या तो एनडीए की तरफ गई है या इंडिया अलायंस की तरफ। इंडिया और एनडीए दोनों की मिली भगत से एक साजिश की गई थी कि जिस संविधान को बदला नहीं जा सकता है, आर्टिकल को संशोधन किया जा सकता है, उस संविधान को बचाने की बात किया है इंडिया ने और बदलने की बात की है। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज।